Hello class, hello students, how are you everyone? मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए पाठ की बात करते हैं। तो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ पाठ गौरी। पाठ से पहले आइए जान लेते हैं इनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। 15 फरवरी 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी कविताओं पर देश प्रेम तथा प्राचीन गौरव की गहरी छाप है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी शब्द आज भी युवकों के हृदय में वीरता के भाव जगाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। त्रिधारा और मुकुल इनके काव्य संकलन तथा बिखरे मोती और उन्मादिनी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आइए अब चलते हैं पाठ की ओर। देखते हैं गौरी कथा में क्या अभिप्राय छिपा हुआ है। तो पाठ है गौरी। संभवतः एक किसी कन्या की कहानी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। शाम को गोधूली की बेला, गोधूली बेला अर्थात संध्या काल का समय, कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबूजी राधा कृष्ण अपने घर आए तो उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके वहां से चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले हो जाने के कारण इधर उधर फैल गए थे, उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए जिससे एक प्रकार की झन झन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी तरह उनकी पत्नी कुंती ने प्रवेश किया। काम की सफलता असफलता के बारे में कुछ भी न पूछा और कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण जी चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता की दोनों की दृष्टि से बसती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। ना होती तो पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान पर घूमना न पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार से कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करें वह सुखी रहेगी, ना करें तो भी सुखी है। जब विवाह के लिए उसकी जरा भी चिंता नहीं तब माता पिता इतने परेशान क्यों होते हैं। गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती कि क्या मैं माता पिता से इतनी भारी हो गई हूँ। रात दिन सिवाय मेरे विवाह के उनके पास और कोई बात होती ही नहीं है। जब आत्मग्लानि क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो जाता तो उसका जी चाहता कि धरती फटे और उसमें समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। गौरी वह गौरी जो पूनों की चांद की तरह, पूनों की चांद अर्थात पूर्णिमा के चांद की तरह बढ़ना तो जानती थी पर घटने का जिसके पास कोई साधन नहीं था। राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। वे उसका विवाह किसी योग्य वर से कर देना चाहते थे। यही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे उसके हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही अकेली संतान थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे फिर उस बात से उसे कोई भी हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर उनके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं।
वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती। अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर क्या पात्र क्या कुपात्र, विवाह ही तो करना है, कर दें किसी के भी साथ, वह हर हालत में सुखी व संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, उनकी चिंता अब उससे नहीं सही जाती, किंतु संकोच लज्जा जबान पर ताला डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी पिता से यह बात ना पूछ सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया, पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे वहां कुछ बात ठीक हुई भी या ठीक नहीं हुआ? नहीं नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर बात क्या है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह से देखा। कहकर राधा कृष्ण जी फिर से चाय पीने लगे। कुंती की समझ में पहली ना आई। उसने कहा, जरा समझाकर कहो, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में नहीं आती। राधा कृष्ण ने कहा, समझाकर कहता हूं सुनो। वह लड़का लड़का नहीं है, आदमी है। कहने का मतलब उसकी उम्र अधिक है। तुम्हारी गौरी के सामने मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रंग रूप बहुत खराब है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखाई दे। और फिर उम्र में भी तो अधिक, 35-36 साल, साथ में 2 बच्चे भी। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या कहें कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वे आदमी कपटी नहीं है। उनके भीतर कुछ और, बाहर कुछ और नहीं हो सकता। हृदय से तो उनका दर्पण की तरह साफ है, पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर मेरा जी घबराता है और हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो हैं, पर किसी के घर का दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए की कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल भी जा चुके हैं। किसी दिन चले जाएं, कुछ ठिकाना नहीं है। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता? उन्हें बुलाया हूं, अगले इतवार को आएंगे, जैसे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना जाऊंगा। इस तरह लड़की को देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाएगा। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे तो लड़की और उसकी माँ को भी आप देख लेंगे, तब कहीं बड़ी मुश्किल से वे राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ से खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट, उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने में ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बेड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने कुछ अपने मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने ये बात पहले से ही कह रखी थी कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात गुप्त रखी गई। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी के सरीखे व्यक्तित्व के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी नहीं थी। यथासंभव सीताराम जी ने अपने दोनों बच्चों के साथ आए और बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर थे दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से चिर परिचित हो। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण क्षण के लिए नंद कानन सा जान पड़ा।
उसने मन ही मन सोचा कितने अच्छे बच्चे हैं, यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दे तो एक खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर अपने पिता के पास चला गया। तो यहाँ तक आपने कहानी का पहला भाग देखा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरी वीडियो में इसके कहानी की आगे के भाग को देखना मत भूलिएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ओके क्लास, थैंक